अथर्व, मुझे बाहर निकाल, मैं फंस गया हूँ। रोहन खिड़की में आधा अंदर और आधा बाहर की तरफ लटका रहा था। अथर्व पूरा बाहर निकल चुका था और रोहन को भी खींच के खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। अथर्व किसी तरह रोहन को खींचकर खिड़की से बाहर निकाल देता है। दोनों अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं कि तभी उनके कदम अचानक से रुक जाते हैं, यह देख के कि सभी लड़कियां लड़कों को लेकर उनकी गाड़ी के पास ही खड़ी उनकी क्लास ले रही हैं। इन लोगों को तो हमारी गाड़ी को घेर लिया है और हमारे सारे साथी भी पकड़े जा चुके हैं। अब हम क्या करें? रोहन अथर्व की तरफ देखकर बोलता है। वहाँ अंदर राधा रूबी से बोलती है, तुम्हें उन दोनों में से कोई भी दिखा? रूबी नामे अपना सर हिलाती है। अभी तक तो नहीं, आखिर यह दोनों कहाँ जा सकते हैं? कहीं भी गए हों, आएंगे तो घर ही ना। एक बार वह मिल जाएं, उनकी ऐसी क्लास लूँगी कि याद रखेंगे। रूबी गुस्से में बड़बड़ाती है। दोनों क्लब से बाहर निकलती हैं और सभी के साथ घर चली जाती हैं। अथर्व और रोहन वहीं पर सड़क पर एक गाड़ी मंगवा लेते हैं। थोड़ी ही देर में एक बॉडीगार्ड उनकी एक गाड़ी लेकर क्लब के पीछे वाले साइड आ जाता है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते हैं। घर पहुंचकर उन्हें क्या जवाब देना है? कुछ सोचा है तुमने? अथर्व रोहन से पूछता है। रोहन भी बहुत नर्वस होकर बैठा था। सोचना क्या है, बोल देंगे, हम ज़रूरी मीटिंग में थे। आखिर उन्होंने हमें तो वहाँ पर नहीं देखा ना। यह पार्टी में आने का आइडिया ही बेकार था। मैंने तो पहले ही मना किया था। अब तो पता नहीं राधा क्या सजा देगी मुझे। रोहन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। अथर्व भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, यह सोच कर कि रूबी उसका क्या हाल करने वाली है। वह दोनों अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बंगले पहुंच जाते हैं, गाड़ी से निकलते हैं और एक दूसरे को हौसला देकर गहरी सांस लेकर हिम्मत करके अंदर जाते हैं। घर के अंदर आते हैं तो उनके कदम अचानक ही ठहर जाते हैं जब वह देखते हैं कि सभी औरतें वहीं पर बैठी हुई बहुत ही गंभीरता से उनका ही इंतजार कर रही थीं और उनके सभी दोस्त बेचारे हाथ बांधे हुए कोने में डरे सहमे से खड़े हुए थे। भाई, तुझे याद है ना, उन्हें नहीं बताना है कि हम कहाँ थे। उन्हें सिर्फ इतना बोलना है कि हम मीटिंग में थे। रोहन अथर्व को हौसला देता है। अथर्व भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। दोनों हिम्मत करके आगे की ओर बढ़ते हैं। रूबी दोनों की तरफ देखती है। राधा भी ऐसे देख रही थी जैसे अभी काट खाएगी। सभी लड़कियां जानलेवा लुक के साथ उनका स्वागत करते हैं। रोहन और अथर्व अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। दोनों का गला सूखने लगा था। दोनों एक बार नज़र अपने दोस्तों की तरफ डालते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बैंड अच्छे से बज चुकी है। अब उनकी बारी है। रूबी जो सोफे पर पैर रख कर बैठी हुई थी, बहुत ही कोड आवाज़ में और डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, कैसी रही मीटिंग पतिदेव? रूबी की आवाज़ इतनी कोड थी कि अथर्व के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह घबराई हुई आवाज़ में बोलता है, हाँ ठीक ठीक थी। और आप कहाँ गए थे, ज़रा बताइए। राधा भी कोड आवाज़ में रोहन से पूछती है। रोहन घबराकर राधा की तरफ देखता है। उसके जानलेवा एक्सप्रेशन उसे अब अंदर ही अंदर पूरा कँपा जाते हैं और डरते डरते बोलता है, मैं भी अथर्व के साथ मीटिंग में ही था। उनकी बात सुनकर दोनों अपनी भौहें उठा लेती हैं। रूबी खड़ी होकर अथर्व की तरफ जाती है। उसे अपनी तरफ आता देख अथर्व को बहुत दुख बेचैनी होने लगती है और इधर उधर देखने लगता है। उसका गला भी सूखने लग जाता है। अगर अथर्व अपना मुंह ना खोले तो ही हम बच सकते हैं। प्लीज अथर्व, कुछ मत बोलना। रोहन अपने मन ही मन में प्रार्थना करता है। रूबी अथर्व के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अथर्व जो अपनी नज़रें झुकाए हुए खड़ा था, रूबी की आवाज़ सुनकर अपनी नज़रें उठाता है। क्या तुम सच में मीटिंग में गए थे? अथर्व
हाँ में अपना सिर हिलाता है। रूबी अधर्व के माथे पर हाथ लगाकर उसका पसीना पोंछती हुई बोलती है, तो फिर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? अधर्व तुरंत अपने हाथों से अपने माथे का पसीना पोंछ लेता है। रूबी अपने हाथों को अपने सीने पर क्रॉस करके घूर कर अधर्व की तरफ देखती है और कोड आवाज में बोलती है, अपने बच्चों की कसम खा के बोलो कि तुम सच में मीटिंग में गए थे, किसी बैचलर पार्टी में नहीं। रूबी की बात सुनकर अधर्व और रोहन और सभी लड़कों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप सब समझ गए थे कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अधर्व झूठ नहीं बोलने वाला। फिलहाल तो यह टेंशन सिर्फ रोहन को थी, क्योंकि बाकी लड़के तो ऑलरेडी फंस चुके थे और बस उन दोनों के फंसने का इंतजार कर रहे थे, जो मौका फरस्त मौके से ही उन्हें फंसा कर कट लिए थे। अधर्व रोहन की तरफ देखता है। रोहन बेचारी सी आंखों से अधर्व की तरफ देखकर हल्का सा नामे अपना सिर हिलाता है। उसे इशारा करता है कि वह कुछ ना बोले। अधर्व अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खा सकता था, किसी भी हाल में नहीं। तो फाइनली वो एक गहरी सांस लेता है और बोल देता है, हम लोग बैचलर पार्टी में ही गए थे, किसी मीटिंग में नहीं। अधर्व का स्टेटमेंट सुनते ही रोहन को जैसे किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता था। अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता, हो गया हमारा कल्याण। रोहन मन ही मन बड़बड़ाता है। राधा भी चलकर रोहन के पास आ जाती है और उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। रोहन फाइनली सर उठाकर राधा की तरफ देखता है, जो उसे जानलेवा लुक के साथ घूर रही थी। सो सॉरी। बेचारे रोहन के मुंह से बस इतना ही निकलता है, सॉरी? बस सॉरी? क्या तुम्हें लगता है सॉरी काफ़ी है? रोहन, तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला, झूठ बोलकर छुपते छुपाते पार्टी में गए और उस क्लब डांसर के साथ मटक मटक कर डांस कर रहे थे, और अब यहाँ हमसे माफ़ी मांग रहे हो? रूबी राधा झल्ला कर बोलती हैं। रोहन तुरंत ना में अपना सिर हिलाकर बोलता है, नहीं भाभी, हमने उनके साथ कोई डांस नहीं किया था, हम तो एक तरफ थे। चुप रहो रोहन, अब सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो करना चाहते थे तुम कर चुके हो, अब हमारी बारी है। राधा रोहन पर चिल्ला उठती है। राधा को इतना गुस्से में देखकर रोहन के पसीने छूट जाते हैं। बड़ी मुश्किल से तो उसे उसका प्यार मिला था, कहीं खो ना बैठे। अधर भी रूबी का यह गुस्से वाला रूप देखकर काफ़ी सहम जाता है और चुपचाप खड़ा रहता है। रूबी अधर को गुस्से में कूदते हुए बोलती है, आज के बाद तुम लोग हमसे कोई बात नहीं करोगे। शादी तक तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती अधर्व, और शादी के बाद तुम्हारा क्या करना है वो तो मैं अपने आप सोच ही लूँगी। यह बोलकर रूबी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। राधा भी गुस्से से वहाँ चली जाती है। इनफैक्ट सभी लड़कियाँ वहाँ से गुस्से से चली जाती हैं और सभी लड़के हैरान परेशान दंग कर वहीं खड़े रहते हैं। रोहन गुस्से में पारस और तरुण की तरफ देखता है, उनके पास जाता है और उन दोनों की गर्दन अपने हाथों में दबोच लेता है। कमीनों, तुम्हारी वजह से हुआ है यह सब। मैंने मना किया था पार्टी के लिए, फिर भी तुम लोगों ने पार्टी का इंतज़ाम किया, और तो और वहाँ पर डांसर को भी बुलवाया। अगर मेरी शादी तुम लोगों की वजह से टूटी तो तुम लोगों को ऐसे गायब करूँगा कि गूगल भी नहीं ढूंढ पाएगा सालों। तरुण और पारस रोहन के हाथों में तड़प रहे थे। अरे भाई, हम क्या करें, हमें थोड़ा ना पता था कि वह लोग वहाँ भी आ टपकेंगी। एक तो यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन लोगों को पार्टी का पता कैसे चला, और ऊपर से तुम लोग हमें ही सुनाए जा रहे हो। रोहन इरिटेट होकर उनकी गर्दन को अपने हाथों से आज़ाद करता है और सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अधर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आखिर रूबी को मनाए तो कैसे मनाए? वहाँ लड़की लड़कों की इस हालत पर बहुत मज़ा ले रही थी। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वह उन्हें इस हरकत के लिए अच्छा सबक सिखाएंगी। रूबी और राधा वाकई में दोनों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थीं। यहाँ अधर्व और रोहन भी बहुत ज़्यादा बेचैन थे। इसी तरह यह रात भी कट जाती है।
अगले दिन राधा और रूबी पुष्पा जी के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। सुबह से ही अधार रोहन उनसे बात करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उन्हें पूरी शिद्दत से इग्नोर किए जा रही थी। दोनों ने काफ़ी फ़ोन और काफ़ी मैसेजेस किए, लेकिन रूबी और राधा ने उनके कॉल या मैसेज इसका कोई जवाब नहीं दिया। दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। आखिर अपनी अपनी बंदियों को मनाए तो कैसे मनाए। दोनों फाइनली डिसाइड करते हैं कि वह किसी भी तरह मौका का निकाल कर रूबी और राधा से बात करके ही रहेंगे, और उनके पीछे पीछे छुपते छुपाते मॉल में चले जाते हैं। रूबी और राधा वहाँ पर बहुत सारे ड्रेसेस सिलेक्ट करके देख रही थी, कभी लहंगे कभी साड़ियाँ वगैरह वगैरह। पुष्पा जी भी वहीं पर बैठी दोनों के ड्रेस सेलेक्ट करने में मदद कर रही थी। रूबी को कुछ ड्रेसेस काफ़ी अच्छी लगती है, वहीं राधा को भी कुछ साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तुम लोगों ने कुछ पसंद किया या नहीं? पुष्पा दोनों से पूछती है। हाँ आंटी, हमने ये सब ड्रेस पसंद की है। रूबी अपनी और राधा के ड्रेसेस दिखाते हुए बोलती है। पुष्पा उनकी ड्रेस उसको देखती है, उसे भी उनकी ड्रेस काफ़ी अच्छी लगती है। हाँ, तुम लोग एक काम करो, इन्हें ट्राई करके देख लो और फिटिंग विटिंग बहुत अच्छे से देख लेना। अगर नहीं है तो यहीं पर करवा लेंगे। राधा और रूबी एक मुस्कुराहट के साथ हमें अपना साड़ी लाती हैं और अपनी सिलेक्ट की हुई साड़ियाँ लेकर ट्रायल रूम की तरफ चली जाती हैं। पुष्पा वहीं पर बैठी कुछ और साड़ियाँ सिलेक्ट करने लगती हैं। दोनों अलग अलग ट्रायल रूम में अपनी अपनी साड़ियाँ लेकर घुस जाती हैं। दोनों के घुसते ही पास के ही एक कोने से अधर और रोहन के चेहरे पर एक इवल सी मुस्कुराहट लेकर निकलते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ इशारा करते हैं और अपनी अपनी वाली के ट्रायल रूम में ही घुस जाते हैं। पुष्पा भी कुछ साड़ियाँ लेकर उसे ट्रायल रूम के बाहर उसी वक्त आ जाती हैं, लेकिन उसके आने से पहले ही दोनों ट्रायल रूम में घुस चुके थे। वह ट्रायल रूम में घुसते ही दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। राधा और रूबी जैसे ही आईने में आधार व रोहन को देखती हैं, दोनों एक साथ चिल्ला पड़ती हैं। आधार व रोहन भागकर उनके मुंह पर अपना हाथ रखकर उन्हें चुप करा देते हैं, ताकि उनकी आवाज़ बाहर कोई न सुन ले। लेकिन बाहर खड़ी पुष्पा ने उनकी आवाज़ सुन ही ली थी। वह टेंशन में आ जाती हैं और पूछती हैं, रूबी राधा क्या हुआ बेटा, तुम लोग चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक है ना? आधार व रोहन पुष्पा की आवाज़ सुन के उनके चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं और राधा और रूबी की तरफ बेचारा सा मुंह बनाकर कुछ न बोलने का और उन्हें पुष्पा से बचाने का इशारा करके रिक्वेस्ट करते हैं। रूबी अपने मुंह से अधर्व का हाथ हटाकर बोलती है, कुछ नहीं आंटी, वह जरा काकरोच दिख गया था, इसलिए थोड़ा घबरा गई थी। यह बोलकर वह अधर की तरफ घूर कर देखती है। ओह, और राधा बेटा तुम क्यों चिल्ला रही थी? पुष्पा राधा से पूछती हैं। राधा रोहन को घूर कर अपने मुंह से उसका हाथ हटाने का इशारा करती है। रोहन बेचारा सा मुंह बनाकर उसके मुंह के सामने से अपना हाथ हटा लेता है और राधा बोलती है, कुछ नहीं आंटी, वो रूबी अचानक चिल्लाई तो मैं भी थोड़ा घबरा गई थी, इसलिए मेरी भी चीख निकल गई। यहाँ सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम लोग फटाफट अपनी ड्रेस टाई कर लो, उसके बाद और भी बहुत सारे ड्रेस टाई करके देखनी है, थोड़ा जल्दी करो। यह बोलकर पुष्पा वहाँ से चली जाती हैं। रूबी अधर्व की तरफ घूर के देखती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अधर्व? वहीं राधा भी रोहन से यही सवाल पूछती है, तुम क्या कर रहे हो और यहाँ क्या हरकत है? अधर्व रूबी के थोड़ा करीब आ जाता है। उसके अचानक इतना करीब आ जाने से रूबी की दिल की जो धड़कनें थीं वो तेज हो जाती हैं। अधर्व अपना हाथ धीरे धीरे उसकी कमर से फेरता हुआ उसके कमर को अपनी बाहों में कस लेता है। उसकी आंखों में शैतानी थी, जिसे रूबी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वह अधर्व को घूर कर देखती है। यह तुम क्या कर रहे हो यार, जो ना
जाने कितने वक्त से नहीं किया है। यह बोलकर अधर रूबी के चेहरे को पकड़ के करीब आने लगता है, लेकिन वह भी उसे हल्का सा धक्का देकर पीछे कर देती है। कोई ज़रूरत नहीं है इतना प्यार दिखाने की, और अगर इतना ही प्यार आ रहा था तो जाकर उन क्लब डांसर को क्यों नहीं दिखाते, मेरे पास क्यों आए हो। रूबी की बात सुनकर अधर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके आंखों में आंखें डालकर एक सीरियस लुक के साथ बोलता है, रूबी, मैं अपने बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं है। तुम्हारे अलावा मैं किसी भी दूसरे लड़की को देखना तक नहीं चाहता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यह बोलकर रूबी पलट जाती है। अधर्व रूबी को पकड़कर फिर से अपनी तरफ करता है। मैं तुम्हारी नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं, यह बोलकर अधर्व सोचने लग जाता है कि वह क्या बोले। तो तुम, रूबी अपनी बाहें उठाकर पूछती है। अधर्व रूबी के थोड़ा करीब आता है और उसे अपने करीब खींचकर बिल्कुल अपने होठों को उसकी होठों के नज़दीक लाकर बोलता है, अपनी गलती का भुगतान करूँगा और क्या। यह बोलकर अधर्व रूबी के होठों पर टूट पड़ता है। रूबी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उसके अचानक किस करने से, और उसे पीछे ढकेलती है, यह दिखाने के लिए कि वह अभी तक उससे नाराज है और वह उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहती है। लेकिन अधर बहुत ज़्यादा जिद्दी था, वो रूबी के होठों को नहीं छोड़ता। रूबी कुछ सेकंड ऐसे ही छटपटाती है, लेकिन फिर फाइनली उसके अंदर की वो रूबी जाग जाती है, जिसे खास एक वक्त सिर्फ अधर के प्यार की भूख थी। रूबी को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि कब उसकी आंखें बंद हुई, उसकी उंगलियां अधर के बालों में चली जाती हैं और वह अधर के किस का रिस्पॉन्ड करने लगती है। रूबी के इस रिस्पॉन्ड से अधर मन ही मन में मुस्कुराता है अपनी जीत पर। रूबी अपने आप को कोसती है कि क्या थर्ड क्लास सेल्फ कंट्रोल है उसका कि अधर के किस के आगे वह फिसल गई। वह अपने आप को कोसना तो चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। रूबी का शरीर बिल्कुल उसका साथ नहीं दे रहा था। वह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अधर के प्यार को महसूस करना चाहती थी। फाइनली रूबी हार मान लेती है और दोनों बुरी तरह से पेशेंट किस में खो जाते हैं। वहाँ दूसरे टायर रूम में राधा भी रोहन की बाहों में झटपटा रही थी। रोहन, मैंने कहा छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रोहन राधा के सर पर हाथ रख देता है, जिससे राधा हैरान हो जाती है। राधा, मैं तुम्हारी कसम खाकर बोलता हूँ, मैंने उन डांसरों के साथ कोई डांस नहीं किया है। तुम तो जानती हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। राधा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रोहन को देखती रहती है। रोहन राधा का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसके थोड़ा करीब आकर बोलता है, मेरे जिस्म और मेरी ज़िंदगी में बस तुम्हारा हक है, और यह हक मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं ज़रूर ही अपनी सांसें रोक लूँगा। तुम्हारे बिना यह ज़िंदगी मुझे बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। मैं अपनी जान, इससे पहले कि रोहन कुछ बोल पाता, राधा रोहन के मुंह पर अपना हाथ रख देती है। नहीं रोहन, सपने में भी कभी अपनी जान देने के बारे में मत सोचना। तुम्हारी ज़िंदगी है, इसलिए मेरी ज़िंदगी है। तुम्हें जिंदा और खुश देखकर तो मैं भी जिंदा हूँ। तो आगे से कभी ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात मत करना, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया। रोहन उम्मीद भरी आंखों से राधा की तरफ देखता है और राधा हाँ में अपना सर हिला देती है। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे वादा करो कि दोबारा मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाओगे। जो भी करोगे हमेशा मुझे उसके बारे में बताओगे। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी
अगर सांस भी लूँगा तो तुम्हें बताकर। राधा मुस्कुराकर रोहन के गाल पर हाथ रखकर बोलती है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। रोहन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वह बिना कुछ सोचे समझे ही एक झटके में राधा को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों में टूट पड़ता है। राधा भी बहुत ही प्यार और खुशी के साथ रोहन का किस रिटर्न करती है। दोनों एक डीप किस में खो जाते हैं। रोहन और अधर खुश थे कि उन्हें माफ़ी मिल गई है, लेकिन बाकी सब अभी भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। रूम में सभी अपनी अपनी वालियों को कॉल करते रहते हैं, लेकिन कोई भी कॉल को नहीं उठाती। समीर अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। यार, फ़ोन तक नहीं उठा रही हैं, अब कैसे मनाऊँ उसे मैं। कार्तिक भी सोफे पर बैठ के बोलता है, तेरी वाली तो सिर्फ फ़ोन नहीं उठा रही, मेरी वाली तो मुझे सब जगह से ब्लॉक ही कर दिया है। उन दोनों को इतना उदास देखकर पारस और तरुण हंस देते हैं। तरुण सबके लिए पैक बनाते हुए बोला, अरे चिल करो यार, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? आखिर कितनी देर नाराज रहेंगी? मान जाएंगी, डोंट वरी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और दरवाजे की तरफ सब देखते हैं। दरवाजे पर किरण और मिष्टी खड़ी हुई थी। उनके हाथों में चाय नाश्ता था। उन्हें देखते ही तरुण और पारस की आंखों में जैसी चमक ही आ जाती है। दोनों अंदर जाती हैं और चाय नाश्ता टेबल पर रख देती हैं। मिष्टी देखती है कि तरुण हाथ में ड्रिंक का गिलास लेकर खड़ा हुआ था, तो वह उसे ताना मारने वाली टोन में बोली, ये शादी का घर है, तुम्हारा क्लब नहीं जो तुम लोग दिन दहाड़े पैग लगा रहे हो। तरो तुरंत वो गिलास टेबल पे रख के बोलता है, नहीं, मेरा नहीं है ये, मैं तो पीता ही नहीं हूँ, ये तो इस पारस का है। पारस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। साले, झूठ क्यों बोल रहा है? मेरा नहीं है ये। पारस किरण की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। पारस बोलने की कोशिश करता है, ये मेरा नहीं है, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता शराब को, कसम से। किरण अपनी आंखों को रोल करते हुए बोलती है, या व्हाटएवर, तुम इसे हाथ लगाओ, मुंह लगाओ या पूरा इसमें नहा लो, हमें इससे क्या। गो टू हेल मैन। किरण मिष्टी को खींचकर कमरे के बाहर ले जाती है। पारस घूर के तरुण की तरफ देखता है। कार्तिक और समीर ये सब देखते हैं कि इन सब के बीच में आके चल क्या रहा है। आज हल्दी का फंक्शन था। हर तरफ घर में पीले रंग की सजावट की गई थी। सभी ने पीले रंग के ही कपड़े पहने हुए थे। सभी लड़के और सभी लड़कियां घर के गार्डन में इकट्ठा हुए थे, जहां अथर्व और रोहन को गार्डन के एक तरफ तो रूबी और राधा को गार्डन के दूसरी तरफ हल्दी लगानी थी। सभी लड़कियां पीले रंग के लहंगों में तैयार होकर गार्डन में आती हैं और लड़के भी पीले रंग के कपड़ों में गार्डन में इकट्ठा होते हैं। कार्तिक अनन्या के पास आकर बोलता है, क्या बात है बेबी, आज तो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अनन्या गुस्से में घूरकर कार्तिक की तरफ देखती है और फिर बोलती है, थैंक यू सो मच। काश मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा बोल पाती, लेकिन तुम तो गधे के गधे ही लग रहे हो। अनन्या की बात सुनकर कार्तिक अपना मुंह बना लेता है। वह जानता है कि अनन्या आप भी बैचलर पार्टी वाली बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वह अभी इतनी आसानी से माफ़ करने वाली नहीं है उसे। बेचारा कार्तिक फालतू की कोशिश करके अपनी ही बीवी से बेइज्जत होकर लड़कों के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसकी यह हालत देखकर सभी लड़के अपना मुंह फाड़कर हंस देते हैं। वहीं अनन्या के पास मिश्री और किरण भी आकर खड़ी हो जाती हैं। दोनों भी पीले लहंगे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थीं। कार्तिक के पास खड़े तरुण और पारस की नज़र उन पर पड़ती है तो वह उन्हें देखते ही रह जाते हैं। मिस्त्री की नज़र तरुण पर पड़ती है। तरुण फटाक से हवा में हाथ हिलाकर उसे हेलो बोलता है और मिस्टी अपनी आंखें घुमा लेती है और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, जिसे देखते ही तरुण के चेहरे पर स्माइल रफू चक्कर हो जाती है।
तरुण को ऐसे देखकर पारस को जोर से हंसी आ जाती है। तरुण पारस को हंसता हुआ देखकर अपना मुंह बना लेता है कि तभी पारस की भी नज़र किरण पर पड़ती है। पारस भी किरण को हेलो बोलता है, लेकिन किरण भी उसे इग्नोर करती है, जिसे देखकर इस बार तरुण फट पड़ता है। यहाँ दोनों लड़कियां उन्हें इग्नोर जरूर कर रही थीं, लेकिन वह दोनों भी काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। मिश्री और किरण भी नज़रें चुरा चुरा कर उन्हें ही देख रही थीं, लेकिन लड़कियों की तो आदत ही होती है भाव खाने की। इतनी आसानी से वह कभी नहीं पड़ती। किरण और मिश्री भी काफ़ी भाव खा रही थी। अनन्या तैयारी देखने चली जाती हैं। दोनों लड़के चलते हुए किरण और मिश्री की तरफ आते हैं। तरुण मिश्री को देखकर बोलता है, क्या बात है, आज तो सूरज से ज़्यादा रोशनी कहीं और से ही आ रही है। मिश्री तरुण की तरफ घूर कर देख कर बोलती है, रोशनी के साथ साथ गर्मी भी आ रही है, ज़्यादा दूर रहना, कहीं चल ना जाओ। तरुण अपने दिल पर हाथ रख के बोलता है, हाय, अगर ऐसी गर्मी में जलने का मौका मिले तो मैं 100 बार जल जाऊं। किरण आगे आकर बोलती है, बहुत बेशर्म हो तुम दोनों, शर्म नहीं आती सरेआम लड़कियों से फ्लर्ट करते हुए। किरण की बात का जवाब देने के लिए पारस आगे आ जाता है। जी, एक्चुअली शर्म तो बहुत आती है, पर क्या करें, आपकी खूबसूरती के सामने दुम दबाकर भाग जाती है, और आप जैसी खूबसूरत भला सामने हो तो फ्लर्ट तो अपने आप ही हो जाता है। दोनों लड़कों की बातें सुनकर मिष्टी और किरण होने वाले गुस्से का दिखावा करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं, और जाते जाते हुए मुस्कुराती हैं। रूबी और राधा भी पीले रंगों में गार्डन एरिया में आ जाते हैं। दोनों के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थीं। दीपा भी उनके साथ साथ ही चल रही थी। उसे देख लड़कों में खड़े हुए समीर की नज़र उस पर जाकर टिक जाती है। दीपा भी समीर से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। समीर को लग रहा था कि वह उसे अब मना ले। समीर किसी तरह दीपा के पास सो जाता है। दीपा इस वक्त अकेली थी। रूबी और राधा हल्दी के लिए अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। हाय दीपू, बहुत खूबसूरत लग रही हो। समीर मस्का लगाने की कोशिश करता है, लेकिन दीपा बहुत अच्छे से समझ रही थी। दीपा समीर की तरफ पलटती है और बोलती है, जी आप कौन, मैंने पहचाना नहीं आपको। दीपा की बात सुनकर समीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दीपू बेबी, मैं हूँ तुम्हारा समीर, यह क्या बात कर रही हो, तुम मुझे भूल कैसे सकती हो। समीर की बात सुनकर दीपा मुस्कुराकर बोलती है, ठीक वैसे ही जैसे बैचलर पार्टी वाले रात तुम लोग हमें भूलकर उस डांसर के साथ लिपट लिपट कर डांस कर रहे थे। यह बोलकर दीपा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। दीपा के जाते ही बाकी सभी लड़के समीर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। कार्तिक समीर के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, कोई बात नहीं भाई, हमारे ही कर्मों की सजा है, भुगत ले भुगत ले, मैं भी तो भुगत ही रहा हूँ।